हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आज हम बात करने वाले हैं जिंदा पीर के बारे में, जिनको क्रेडिट दिया जाता है कि सबसे अधिक भारत में किसी ने मंदिरों को तोड़ा है तो वो है औरंगजेब आलमगीर, जो कि मुगल सल्तनत के 6वें नंबर के बादशाह हैं और लास्ट पावरफुल रूलर है। इसके बाद मुगल सल्तनत लगातार डिक्लाइन होते जाएगी। कब तक? 1857 तक, और उसके बाद बहादुर शाह जफर को भेज दिया जाएगा रंगून और मुगल सल्तनत हो जाएगी खत्म। तो आज के वीडियो में हम मुगल सल्तनत के लास्ट पावरफुल रूलर औरंगजेब के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा कुछ हम टू द पॉइंट फैक्ट्स देखेंगे लेटर मुगल रूलर्स के ऊपर, जैसे कि अकबर सेकेंड हुए हैं या बहादुर शाह जफर हुए हैं, उनके ऊपर जो टू द पॉइंट्स होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो के बीच में आपको काफी सारे PYQs मिलने वाले जो पिछले 5 सालों में एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको भी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैंने मुगल सल्तनत का 3 और पार्ट डिस्कस किया है, 3 और वीडियो बनाए हैं, जहां पे बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां और जहांगीर के ऊपर टू द पॉइंट हमने डिस्कशन किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप वो सारे वीडियो वहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने मॉडर्न हिस्ट्री भी टू द पॉइंट आपको कवर की है, वो भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो वो सारे वीडियो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये सारे वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री के, मिडिवल हिस्ट्री के और आने वाले समय में एंशिएंट हिस्ट्री के, ये टू द पॉइंट सीरीज अगर आप कवर कर लेते हैं, सारे वीडियोस को, सारे MCQ को देख लेते हैं, तो आपको किसी और बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पूरा सिलेबस मैंने यहाँ पे PYQs के माध्यम से ही कवर कराया हुआ है। ओके, तो आप यहाँ पे नोट्स भी बना सकते हैं और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए आप वेबसाइट पे विजिट कर लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम मुगल सल्तनत के लास्ट पावरफुल रूलर औरंगजेब आलमगीर के ऊपर। देखिए, मैंने इसके पहले आपको बताया था कि शाहजहां शाहजहां जब कमजोर पड़ जाते हैं, जब वो बीमार हो जाते हैं, तो दारा सिकोह को वो अपना सक्सेसर अनाउंस करते हैं कि इनका एक बेटा होता है दारा सिकोह, जो कि बहुत ही काइंड नेचर का होता है, बहुत ही रिलीजियस होता है। तो उसे अपना नया सक्सेसर अपॉइंट करते हैं, घोषणा करते हैं। लेकिन ये बात औरंगजेब को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इसके अलावा शाहजहां के 4 बेटे होते हैं, तो ये चारों बेटे आपस में लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, जिन्हें हम बैटल ऑफ सक्सेशन या उत्तराधिकार के युद्ध के नाम से जानते हैं। कई सारे बैटल यहाँ पे दारा सिकोह, औरंगजेब और दूसरे बेटों के बीच में होते हैं, और फाइनली औरंगजेब जीतता है और औरंगजेब उसके बाद दिल्ली सल्तनत पे, दिल्ली का बादशाह बनता है, मुगल सल्तनत पे बैठता है। 1658 से 1707 का समय जो है वो औरंगजेब का है, और औरंगजेब अपने ही फादर शाहजहां को आगरा के किले में कैद करके रखता है। लगभग 7-8 साल जो है शाहजहां आगरा के फोर्ट में बंद रहते हैं, कैदी की तरह रहते हैं। उसके बाद जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनकी टॉम को ताजमहल में ही मतलब बनाया जाता है, इनको ताजमहल में ही दफनाया जाता है। तो आज हम औरंगजेब की कहानी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो औरंगजेब जो है वो तीसरे नंबर के बेटे होते हैं शाहजहां के, और इनका पूरा नाम मुहीउद्दीन मोहम्मद होता है। जब ये गद्दी पे बैठते हैं, मुगल सल्तनत के बादशाह बनते हैं, तो अपना ये टाइटल औरंगजेब आलमगीर रखते हैं। ठीक है, जब शाहजहां होते हैं उस समय ये दक्कन के गवर्नर होते हैं। कहाँ पे गवर्नर होते हैं ये? 1636 में औरंगजेब को अपॉइंट किया जाता है एज अ वायसराय ऑफ दक्कन। तो दक्कन के मतलब दक्षिण भारत में जो दक्कन का एरिया है ना, वहां के गवर्नर के रूप में काम करते हैं, और कई सारे सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन इन्होंने रन किए हैं अपने फादर के लिए। इसके अलावा आप देखेंगे इन्हें कुछ समय के लिए गुजरात का गवर्नर और सिंध और मुल्तान का गवर्नर भी अपॉइंट किया जाता है। शाहजहां अपने एल्डेस्ट बेटे, सबसे बड़े बेटे दारा सिकोह को अपना सक्सेसर या अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, लेकिन औरंगजेब इस बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए एक टसल शुरू हो जाती है बिटवीन 4 सन्स। जो शाहजहां के चारों बेटे हैं उनके बीच में वॉर शुरू हो जाती है, लड़ाई शुरू हो जाती है, और औरंगजेब अपने फादर को आगरा फोर्ट में जेल में बंद करके रखता है। शाहजहां जो है वो 7 सालों तक जेल में बंद होते हैं आगरा के किले में, और उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। अच्छा, औरंगजेब अपने जो एल्डेस्ट सन है ना शाहजहां का, मतलब अपने सबसे बड़ा भाई दारा सिकोह को भी मार देते हैं। दारा सिकोह को मारने के बाद ही ये मुगल सल्तनत के बादशाह बनते हैं। इन्होंने 1659 में दिल्ली में अपनी ताजपोशी कराई थी। ठीक है, और इनका जो पहले का स्टार्टिंग का 10 इयर्स है इनके रूलिंग का, एक्चुअली इन्होंने ना दो बार अपनी ताजपोशी कराई है। इस बात को याद रखना है आपको। एक बार 1659 में दिल्ली में कराई है, और एक बार अभी मैं बताती हूँ किस बैटल के बाद इन्होंने ताजपोशी कराई थी। तो 2 बार इन्होंने अपनी ताजपोशी कराई है। इसके अलावा इनके स्टार्टिंग के, इनके जब जब ये राजा बन जाते हैं तो इनके स्टार्टिंग के जो 10 इयर्स है, तो 10 इयर्स के बारे में आपको मिलेगा आलमगीर नामा में। और आलमगीर नामा की जो राइटर है वो मोहम्मद
काजिम है। तो मोहम्मद काजिम ने आलमगीर नामा लिखी है, जिसमें औरंगजेब के स्टार्टिंग 10 इयर्स के जर्नी के बारे में, उनके कंट्रीब्यूशन या उनके अचीवमेंट या उन्होंने जो डिस्ट्रक्शन किया है, जो पॉलिसी बनाई, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि शाहजहां के 4 बेटे होते हैं, दारा सिकोह सबसे बड़ा, फिर शाह सुजा, औरंगजेब एंड मुराद। ठीक है। इसके अलावा इनकी एक बेटी भी होती है जिनका नाम होता है जहानारा। तो जहानारा इसको इनको फर्स्ट लेडी भी कहा जाता है। जहानारा के ऊपर भी अभी हम क्वेश्चंस को देखेंगे। तो शाहजहां की बेटी होती है जहानारा। अब यहाँ पे हम कुछ बैटल्स देखेंगे, तो आप देख सकते हैं ये पूरा जो एरिया है वो मुगल सल्तनत का है। मुगल सल्तनत में आप देखेंगे बंगाल के रीजन में भाग गए थे शाह सुजा, तो शाह सुजा यहाँ पे रूल कर रहे थे। मुराद बख्श जो है वो गुजरात और यहाँ पे रीजन में थे। दारा सुकोह जनरली दिल्ली में ही रहते थे और इनको मिलिट्री कैंपेन का कोई भी अनुभव नहीं था, क्योंकि ये बहुत रिलीजियस थे। ये उपनिषदों का पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते थे, कई सारी बुक्स इन्होंने लिखी है और जनरली ये भगवान की ऊपर आस्था रखते थे और उसी तरीके से बस प्रेयर वगैरह करते थे। कभी किसी मिलिट्री कैंपेन में भी नहीं गए और दिल्ली में ही रहा करते थे। तो जो कोई एक व्यक्ति जो है औरंगजेब, जिसने कई सारे सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन किए हैं, दक्कन का गवर्नर है, और उसके सामने एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी मिलिट्री कैंपेन में गए ही नहीं, तो उसको हराना कितना आसान हो जाएगा। यही रीजन था कि दारा सिकोह जो है बहुत बुरी तरीके से हारते हैं और फिर औरंगजेब उसकी हत्या कर देता है और फिर खुद दिल्ली की गद्दी में बैठ के मुगल सल्तनत का बादशाह बन जाता है। यहाँ पे कुछ बैटल्स हुई थी, जैसे कि बहादुरगढ़ की लड़ाई, धर्मत का बैटल, सामूगढ़ की बैटल, खाजवा बैटल और देवराई की बैटल। तो यहाँ पे बैटल ऑफ धर्मत, बैटल ऑफ सामूगढ़, बैटल ऑफ खासबा, बैटल ऑफ देवराई, ये सारे बैटल्स जो हैं ये सक्सेशन के वॉर के लिए लड़े जाते हैं। अलग अलग समय पे अलग अलग बैटल औरंगजेब अपने भाइयों के साथ लड़ रहा है और फाइनली जो लास्ट बैटल होती है वो देवराई की बैटल होती है। और देवराई की बैटल जो है वो दारा सिकोह, हालांकि धर्मत की बैटल भी दारा सिकोह और धर्मत की बैटल उसके बीच में होती है, दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में होती है। और धर्मत के बैटल में दारा सिकोह की जो आर्मी होती है उसके लीडर होते हैं जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह मतलब दारा सिकोह यहाँ पे हारता है, औरंगजेब जीतता है धर्मत के बैटल में। और ये धर्मत कहाँ है? धर्मत ये जगह आपको उज्जैन में मध्य प्रदेश में मिलेगी। कहाँ पे? उज्जैन में आपको ये मध्य प्रदेश में मिल जाएगी। लास्ट बैटल जो होती है वो देवराई की बैटल होती है। देवराई की बैटल भी आपको औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में मिलेगी। दारा सिकोह इसमें हारते हैं और उसके बाद इनकी हत्या औरंगजेब कर देते हैं। और देवराई की बैटल के बाद ये अपनी ताजपोशी कराते हैं, मतलब एक बार कोरोनेशन यहाँ पे भी होता है और एक बार दिल्ली में भी होता है। ठीक है। तो 1659 का ये बैटल आपको याद रखना है। 1659 में देवराई की लड़ाई होती है दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में, जिसमें औरंगजेब जीत जाता है और दारा सिकोह हार जाता है। और मुगल सल्तनत का अगला बादशाह कौन बनता है? औरंगजेब बनता है। आइए अब औरंगजेब के बारे में थोड़ी सी और बातें हम करते हैं। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी पॉलिसी बहुत कट्टर थी। इसने पूरी तरीके से सरिया के जो कानून है, सरिया नियम को लगा के रखा हुआ था और बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल थे ये, मतलब किसी दूसरे धर्म को टॉलरेट ही नहीं कर सकता था, है ना, इस तरीके का ये व्यक्ति था। इसलिए इसको जिंदा पीर भी कहा जाता है। एक बुक आपको मिलती है जिसका नाम है मासिर ए आलमगीरी। मासिर ए आलमगीरी इसको मुस्तैद खान ने लिखा है, जो कि औरंगजेब के रूल को दर्शाता है, उसके रूल को यहाँ पे बताने का काम करता है। ठीक है। औरंगजेब ने फतवा ए आलमगीरी को जारी किया था और उसने अपने पूरे स्टेट में सरिया लॉ को इम्पोज किया था। इसके अलावा इसने एक फरमान भी जारी किया था और उसमें फरमान में कहा था, एक डिक्री जारी की थी और डिक्री में कहा था कि जितने भी हिंदू टेम्पल्स है, नए हिंदू टेम्पल तो बनाए नहीं जाएंगे और जितने पुराने हिंदू टेम्पल्स उनकी मरम्मत भी नहीं की जाएगी। इसके अलावा पुराने हिंदू टेम्पल्स को तोड़ने का आदेश भी जो है वो औरंगजेब ने दिया था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल माना जाता है काशी विश्वनाथ का मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का जो डिक्री था या ऑर्डर या फरमान था वो औरंगजेब ने ही दिया था। ठीक। तो अभी काशी विश्वनाथ मंदिर काफी समय से, लंबे समय से न्यूज में है, तो इसलिए इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ऑलमोस्ट सभी जगहों पे अपने टेरिटरी को स्टेब्लिश किया था। दक्षिण भारत के विजय अभियान इसने चलाया था। इसने दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा को एनेक्स किया था। बीजापुर और गोलकुंडा, बीजापुर को 1686 में और गोलकुंडा को 1687 में इसने एनेक्स किया था। इसकी फाइट हुई थी शिवाजी महाराज के साथ और इसके अलावा जो शिवाजी महाराज के आप देखेंगे संभाजी महाराज, उनको किडनैप करके उनको अरेस्ट करने का काम भी औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब ने जो ऑफिशियल डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। इसके अलावा इसने वही डिक्री ऑफ औरंगजेब, जिसको हम जवाबित ए आलमगीर के नाम से जानते हैं, वो इसने अनाउंस की थी और कहा था कि पूरी कंट्री में जितना जहां जहां पे मुगल टेरिटरी है वहां पे सब कहीं सरिया लॉ लगेगा और मेरे ही रूल्स वहां पे फॉलो किए जाएंगे। और रूल सही तरीके से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसके लिए भी यहाँ पर एक व्यक्ति को अपॉइंट किया था जिसका नाम है मुस्तविश। ठीक है।
इसने पूरे एरिया में जो कल्टीवेशन ऑफ भांग या कोई भी ड्रग्स है उनको बैन कर दिया था और कहा था कि किसी भी प्रकार का जो ड्रग है उसका कल्टीवेशन या खेती मेरे साम्राज्य में, मेरे एम्पायर में नहीं होगी। इसके अलावा भी ये वीणा बजाने का बड़ा शौकीन था। क्या बजाता था? ये वीणा बजाता था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है कि औरंगजेब कौन सा इंस्ट्रूमेंट रन करता था, तो आंसर हो जाता है वीणा। इसने जो प्रैक्टिस थी ना झरोखा दर्शन की, जो कि अकबर ने शुरू की थी, उस झरोखा दर्शन की प्रैक्टिस को भी इसने बंद किया। इसके अलावा जो कई सारे फेस्टिवल रन होते थे, हिंदू कई फेस्टिवल है, दशहरा है, नवरोज है, इन सबको भी डिसकंटिन्यू करने का काम किसने किया था? औरंगजेब ने ही किया था। ठीक है। औरंगजेब ने रेड फोर्ट दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था और औरंगजेब की वाइफ थी दिलरास बानो बेगम। ठीक है, दिलरास बानो बेगम, उनकी याद में बीबी का मकबरा बना हुआ है। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने नहीं बनवाया। आपको कई सारी बुक्स में मिलता है, ये गलत इन्फॉर्मेशन है, गलत जानकारी है कि बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। लगता है आपको एक ऐसा आदमी जो इतना सरिया लॉ को फॉलो करता है, इतना क्रूर है, जिसको कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी वाइफ के लिए मकबरा बनवाएगा? मुमताज महल थोड़ी ना है, शाहजहां थोड़ी ना है, ये है औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा नहीं बनवाया। बीवी का मकबरा औरंगजेब के बेटे आजिम शाह ने बनवाया है अपनी मदर की याद में, दिलरास बानो बेगम। तो बीबी का मकबरा किसकी वाइफ का मकबरा है? तो आंसर हो जाएगा औरंगजेब। कहां पर है? औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। औरंगजेब ने बैन कर दिया था कंस्ट्रक्शन नए हिंदू मंदिर को बनाने का, और टेम्पल्स को रिपेयर करने के लिए भी जो ऑर्डर था वो बंद कर दिया था कि कोई भी मंदिर को, ओल्ड टेम्पल को रिपेयर नहीं किया जाएगा, और जितने भी हिंदू टेम्पल्स उनको डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर भी दिया था। इसके अलावा जो जजिया टैक्स था उसको रीइम्पोज किया था। तो 1679 में औरंगजेब ने जजिया टैक्स को वापस से रीइम्पोज किया, और पिलग्रिम टैक्स, जो तीर्थ यात्रियों पर टैक्स अकबर ने हटाया था, इसको वापस से इम्पोज करने का काम किया था। इसके अलावा ये कोई दूसरे मुस्लिम सेक्ट को भी नहीं चाहता था। मतलब जैसे मुस्लिम में भी दो सेक्ट होते हैं ना, शिया और सुन्नी, तो ये दूसरे मुस्लिम सेक्ट को भी नहीं चाहता था, इसलिए इसने मुहर्रम का जो सेलिब्रेशन था वो भी बंद कर दिया। सिखों के साथ इसकी काफी फाइट हुई थी, और यहाँ पे इसने 9वें नंबर के जो सिख गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी, उनको मार दिया था, मार डाला था। तो आपको ये देखने को मिलेगा। अर्जुन देव के बारे में भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर गुरु तेग बहादुर, जो कि सिखों के 9वें नंबर के गुरु थे, उन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया था, जिसके बाद गुरु तेज बहादुर जी को सिर उनका अलग कर दिया था। जिस जहाँ पे आपको सीसगंज साहिब जो आपको गुरुद्वारा मिलता है, वो इसी इंसिडेंट से रिलेटेड है। लेकिन अगर आप देखेंगे औरंगजेब के समय वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी और वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पावर भारत बन गया था, और इसने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया था। इसका जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो मराठाओं के साथ 1687 में शुरू हुआ था। इससे संभाजी महाराज को किडनैप कर दिया था और बाद में उनकी हत्या भी कर दी थी। इसकी जो फाइट है वो मथुरा के जाट के साथ भी हुई थी, और मथुरा के जितने भी हिंदू टेम्पल्स है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम भी किसने किया है? औरंगजेब ने किया है। ठीक है, औरंगजेब ने मोहम्मद बिदर बख्त को कमांडर अपॉइंट किया था और कहा था कि जाओ, जो जाट विद्रोह चल रहा है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मथुरा में हिंदू टेम्पलों को तोड़ेंगे तो वहां के लोग तो रिवॉल्ट करेंगे ही। तो जाट रिवॉल्ट शुरू होता है, तो उसको सप्रेस करने के लिए वो एक कमांडर अपॉइंट करता है जिनका नाम होता है मोहम्मद बिदर बख्त। तो मोहम्मद बिदर बख्त को वो कहता है कि जाओ, जाटों का जो विद्रोह चल रहा है उसको खत्म कर दो। और जाटों के जो उस समय राजा थे वो राजा राम जाट थे, और उनका सर काट के लाओ। तो फिर ये कमांडर जी जाते हैं 1688 में जाटों के विद्रोह को खत्म करने, और राजा राम जाट का सर काटकर औरंगजेब को एज अ प्रूफ लेकर आते हैं। मेवाड़ के लोगों के साथ भी विद्रोह जो है वो औरंगजेब का देखने को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट है मनसबदारी। मनसबदारी सिस्टम ही क्रिएटेड एडिशनल रैंक। मनसबदारी सिस्टम, इसने एक एडिशनल रैंक क्रिएट की थी जिसका नाम है मशरूत। ठीक, फिर है मिर्जा मोहम्मद कासिम, इन्होंने आलमगीरनामा को लिखा है। अब यहाँ पे देखिए, इसने राजपूतों के साथ दुश्मनी की, मराठाओं के साथ दुश्मनी की, सिखों के साथ दुश्मनी की। तो ये सारे के सारे जो है वो एनिमीज थे मुगल एम्पायर के। और ये भी एक रीजन बताया जाता है कि जब 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद अब बदला तो लेंगे, ये जो सारे आप लोग ने एनिमीज बना के रखे हैं, ये सारे लोग तो आपसे बदला लेंगे ही। तो उसके बाद इतना कोई पावरफुल रूलर देखने को नहीं मिलता कि इन लोगों के रिवोल्ट को वो सप्रेस कर सके। ये भी एक रीजन बताया जाता है कि क्यों मुगल सल्तनत डिक्लाइन हुई। ठीक है, नेक्स्ट है काशी विश्वनाथ टेम्पल को इसने वाराणसी में डिमोलिश करने का मतलब ऑर्डर जारी किया था 1669 में। इस डेट को आप थोड़ा सा याद रखेंगे। और गुरु तेग बहादुर जी, जो सिखों के 9वें नंबर के गुरु थे, उन्होंने जब इसके अंडर काम करने से मना कर दिया तो उनको मार दिया गया था 1675 में। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी, जब तक औरंगजेब था तब तक सिखों के साथ उनके दंगे होते रहे, रिवॉल्ट होते रहे।
ठीक है, 1707 में औरंगजेब मर गया, नेचुरल डेथ थी इसकी, अहमदनगर, महाराष्ट्र में। ठीक, ये कुछ बातें थी औरंगजेब के बारे में। अब इसके फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ या फ्रेंच कंपनी के साथ कैसे रिलेशन थे, तो उस समय लुईस 14 थे और उन्होंने अपने एक एम्बेसडर को, कंपनी के एम्बेसडर को भारत में भेजा था, औरंगजेब के पास भेजा था, जिसका नाम था ली गॉज एंड बीवर्ड। इन दोनों को भेजा था। क्यों भेजा था? क्योंकि ये चाहते थे कि सही तरीके से व्यापार कर सके, ट्रेडिंग कर सके, और ब्रिटिशर्स परेशान करते थे या फिर दूसरे राजा थे वो परेशान करते थे, तो इसने एक फरमान जारी किया, एक डिक्री जारी करी, जिसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिल गई कि वो सूरत में अपनी फैक्ट्री को सेटअप कर सकते हैं। तो इस तरीके से रिलेशन थे औरंगजेब और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के। अब इसने कई सारे इम्पोर्टेंट मतलब टर्म्स हैं जो कि औरंगजेब से समय से हैं, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि दीवान ए वजीर या फिर दीवान ए आला, ये हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट हुआ करता था। मीर बख्शी मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड था, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मीर समन इन चार्ज ऑफ द इंपीरियल हाउस होल्ड। बरीद, बरीद से भी क्वेश्चन आ चुका है, ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को संभालता था, जैसे आज हमारे समय में आईबी होता है। फिर है बाकिया नवीस, ये रिपोर्टर होते थे। काजी, हेड ऑफ द जुडिशियल डिपार्टमेंट। सदर उल सदर, ये कोई भी फंक्शन होना है, रिलीजियस फंक्शन, उसका हेड होता था। अगला है मुतासदी, ये गवर्नर ऑफ पोर्ट होता था। इसके अलावा विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में एक पटवारी था जो कि अकाउंटेंट था, आज भी पटवारी की पोस्ट होती है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ही काम करता है पटवारी भी। नेक्स्ट है मुकादम, मुकादम हेड ऑफ विलेज होता था, जैसे कि आज सरपंच होते हैं। तो इस तरीके से ये मुगल पीरियड के कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल टर्म है जिनके बारे में बताना था। आइए अब हम अंत में बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, फिर हम औरंगजेब के बाद किस तरीके से मुगल सल्तनत डिक्लाइन हुई वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर बैन इनग्रेविंग कलमा ऑन क्वाइन, उन्होंने कलमा इनग्रेव करना या लिखवाना या छपवाना बैन कर दिया था, वो कौन था? औरंगजेब था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? तो अभी हमने सीखा है, मुनउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, which Mughal ruler had higher number of Hindus at a mansabdar than Muslim under his administration? एक और इंटरेस्टिंग बात आपको पता चलेगी यहाँ से कि दूसरे धर्मों के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था ये आदमी, बट सबसे ज्यादा मनसबदार, सबसे ज्यादा राजपूत अगर किसी के दरबार में थे तो वो कौन था? औरंगजेब ही था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विच सिख गुरु वॉज एग्जीक्यूटेड बाय द औरंगजेब? आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, विच वॉज द लास्ट मेजर बैटल बिटवीन द दारा सिको एंड औरंगजेब? तो देवराई की लड़ाई हमने देखी थी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट है, औरंगजेब डिफीटेड जसवंत सिंह द किंग ऑफ जोधपुर इन द बैटल ऑफ धर्मत इन 1658। धर्मत इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो ये मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, द बैटल ऑफ धर्मत वॉज फॉट बिटवीन, तो बैटल ऑफ धर्मत धारा सिको और औरंगजेब के बीच में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। Who of the following Mughal emperor was coronated twice? किसने दो बार अपनी ताजपोशी कराई थी? तो औरंगजेब इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है। When औरंगजेब गॉट द विक्ट्री ओवर बीजापुर, तो बीजापुर और गोलकुंडा से दो रियासतों को अपने नाम किया था, एनेक्स कर लिया था, तो बीजापुर पे विक्ट्री कब हासिल की थी? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1686 में। 1686, और बीजापुर उस समय रूल कर रहे थे सिकंदर आदिल शाह। इस तरीके से सिकंदर आदिल शाह को हरा के बीजापुर को एनेक्स करने का काम 1686 में औरंगजेब ने किया था, और आदिल शाही डायनेस्टी की यहाँ पे एंड हो गई थी, खात्मा हो गया था। नेक्स्ट है, टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विच औरंगजेब हैड कॉन्कर्ड इन द दक्कन, तो कौन से दो स्टेट है जिनको एनेक्स किया था? तो आंसर है बीजापुर और गोलकुंडा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेकेंड ताजमहल किसकी टॉम को कहा जाता है? तो सेकेंड ताजमहल कहा जाता है टॉम ऑफ राबिया उद दुरानी, जो कि वाइफ है किसकी? औरंगजेब की। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, टू होम वॉज औरंगजेब बेस्टो अपॉन द टाइटल ऑफ साहिबत उस जमानी, तो साहिबत उस जमानी किसे नाम दिया इसने? तो इसकी जो बहन थी ना जहान आरा को इसने टाइटल दिया था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। मोती मस्जिद इन द रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली में किसने बिल्ड किया है? तो आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब अंत में बात करते हैं हम औरंगजेब के बाद के रूलर्स के बारे में कुछ बातें। सबसे पहले है बहादुर शाह वन। बहादुर शाह वन जो है वो औरंगजेब के बाद अगले बादशाह होते हैं, अगले राजा होते हैं जो दिल्ली की गद्दी पे बैठते हैं 1707 से 1712 के बीच में। इसकी जो पॉलिसी होती है वो हिंदू के टूवर्ड्स थोड़ी सी कह सकते हैं बहुत ही लिबरल तरीके की पॉलिसी होती है। ये जजिया को खत्म तो नहीं करता, लेकिन
जबरदस्ती उसको फोर्स में लाने की कोशिश भी नहीं करता, जबरदस्ती टैक्स वसूलने की कोशिश भी यहाँ पे नहीं की जाती इसके द्वारा। ठीक है, इसने मराठाओं को सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दक्कन के रीजन में दे दिया था। और मुगल मुगल हिस्टोरियन है एक काफी खान, मुगल हिस्टोरियन है काफी खान, उन्होंने इन्हें एक टाइटल दिया है जिसका नाम है शाह ए बेखबर। ठीक है, बहुत अच्छा टाइटल है, शाह ए बेखबर, जिनको कुछ अता पता ही नहीं, बेखबर है, वो कौन है? बहादुर शाह वन है। अगली बात करते हैं फर्रुख सियर के बारे में। 1713 से लेकर 1719 तक इनका रूल था। फर्रुख सैयद का आपको फरमान याद ही होगा, मैग्ना कार्टा जिसे कहा जाता है। ठीक है ना, इसने जजिया को कंप्लीटली खत्म कर दिया था। इन्हें पपेट ऑफ सैयद ब्रदर भी कहा जाता है। और सैयद ब्रदर जो है अब्दुल्ला खान और हुसैन अली, इन्हें किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 में फरमान दिया था और इन्हें ही फिर डिथ्रोन भी कर दिया था सैयद ब्रदर ने। नेक्स्ट है मोहम्मद शाह रंगीला। बड़े ही रंगीले किस्म के आदमी थे, इनको राजपाट से कोई लेना देना नहीं था। इनफैक्ट कई बार तो लड़कियों की ड्रेस में ये दरबार पहुंच जाया करते थे, तो इसलिए इनका नाम ही रंगीला है। 1719 से 1748 तक इन्होंने रूल किया था। ये बहुत ही वीक रूलर थे और उस समय कई सारे ऑटोनोमस या इंडिपेंडेंट स्टेट बनना शुरू हो गए थे, जैसे कि निजाम उल मुल्क दक्कन में, शहादत खान अवध में, मुर्शिद कुली खान बंगाल बिहार उड़ीसा में, नादिर शाह का इन्वेजन, मतलब नादिर शाह ने जब दिल्ली पे अटैक किया था और जब वो कोहिनूर हीरा मतलब पिकॉक थ्रोन को लूट कर ले गया था, तो वो हमला नादिर शाह का 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला के समय हुआ था। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बनता है। इसे राजा किसने बनाया था? तो जो किंग मेकर है ना सैयद ब्रदर, उन्होंने ही इसे राजा बनाया था। ठीक है। और अहमद शाह अब्दाली की पहली बार रेड या पहली बार हमला मोहम्मद शाह रंगीला के समय ही भारत में हुआ था। ये अहमद शाह अब्दाली वही है जो मराठाओं के साथ पानीपत का थर्ड बैटल लड़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अहमद शाह। अहमद शाह का समय है 1748 से लेकर 1754 के बीच में। ठीक है। ये मोहम्मद शाह रंगीला के एकमात्र बेटे होते हैं और ये भी एक बहुत ही नालायक टाइप के रूलर होते हैं। इनसे भी कुछ नहीं संभाला गया और इन्होंने अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उधम बाई को दे दिया। और उधम बाई, शी वॉज गिवन अ टाइटल ऑफ चुबला ए आलम। आलमगीर की टू के समय बैटल ऑफ प्लासी होती है 1757 में। फिर है शाह आलम टू। शाह आलम टू का समय है 1759 से लेकर 1806 के बीच का। शाह आलम टू के समय ही तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। शाह आलम टू जो है वो बैटल ऑफ बक्सर में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद साइन करते हैं और इनके द्वारा ही ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट्स दिए गए थे, दीवानी ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा। ठीक। नेक्स्ट है अकबर टू। राजा राम मोहन राय को जो राजा का टाइटल दिया है वो अकबर टू ने ही दिया है। और इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए एक फेस्टिवल की शुरुआत की थी, फूल बालों की सैर। ठीक है, बस दो ही बातें आपको अकबर टू के बारे में याद रखनी है। और लास्ट मुगल एम्परर है बहादुर शाह सेकेंड, 1837 से लेकर 1857 के बीच में। ठीक है ना, इनको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है क्योंकि जफर इनका पेन नेम है, मतलब ये उर्दू में कई सारी कविताएं लिखा करते थे जफर नाम से। इन्होंने 1857 के रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया और उसके बाद इनको डिपोर्ट कर दिया गया था रंगून और वहीं पे ये इनकी डेथ हो गई। तो ये थे पूरे मुगल रूलर्स। तो हमने 4 पार्ट में पूरी मुगल सल्तनत को समझा है, टू द पॉइंट ही डिस्कशन किया है जितना जरूरत है, ज्यादा कहानियों पे फोकस नहीं किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम विजयनगर एम्पायर के ऊपर डिस्कशन करेंगे विथ लॉट्स ऑफ PYQs। तब तक इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।